किया था उससे पहले बैक्टीरियल डिजीज को और वायरल डिजीज को, इनको भी हम लोगों ने कर रखा है। वायरल डिजीज में एनसीईआरटी में कौन सा है? कॉमन कोल्ड। इसमें कौन सा है? तो मलेरिया एंड अमेबियासिस। और इसमें टाइफाइड एंड दूसरा न्यूमोनिया। ठीक है। इनमें से इन सारे डिजीज में डिसेंट्री किस में होता है? अक्करिंग। इनमें से किस में डिसेंट्री होता है? डिसेंट्री मतलब स्टूल हैविंग ब्लड एंड और म्यूकस। तो बताइए इनमें से किस में डिसेंट्री होता है? बोलो किस में डिसेंट्री होता है? बोलो। टाइफाइड और एमीबियसिस में किस में होता है? तो टाइफाइड एंड टाइफाइड का दूसरा नाम एंटेरिक फीवर। देखो आपसे पूछूं मैं, फीवर किस में होता है? फीवर अकरिंग। बोलो। टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड मलेरिया। क्यों भाई? टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड मलेरिया। इनमें से किसके पैथोजन इंटेस्टाइन से अदर प्लेसेस पे माइग्रेट करते हैं? पैथोजन माइग्रेट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर प्लेसेस। किसमें बताओ? तो इसका आंसर होगा टाइफाइड एंड अमीबियासिस। हेडेक किसमें होता है? बोलो किसमें हेडेक होता है? सब में हेडेक होता है? बताओ हेडेक किसमें होता है? टाइफाइड में होता है कि नहीं? मतलब एनसीईआरटी में होता है कि नहीं? आपके सर में होता है तो नहीं होता है? एनसीईआरटी में किसमें होता है? हाँ टाइफाइड में है देखो, है या नहीं है? न्यूमोनिया में है? मलेरिया में है? नहीं है, हालांकि होता है उसमें, और कॉमन कोल्ड में होता है। अब आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेलमिंथिक डिजीज का। किसकी बात करेंगे? हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? हेलमिंथिक, हेलमिंथ किसको कहते हैं? राउंड वर्म को या फ्लैट वर्म को? बोलो हेलमिंथ किसको कहते हैं? दोनों को, दोनों से ओनली राउंड वर्म। राउंड एसके हेलमिंथ्स नाम ही है, एसके हेलमिंथ्स एंड प्लेटी हेलमिंथ्स। ये दोनों क्या है? हेलमिंथिक डिजीज है। याद याद रखेंगे, खाली राउंड वर्म नहीं। अब एसके हेलमिंथ से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो इससे होता है आपके बुक में, एक तो एस्केरियासिस है और दूसरा फाइलेरियासिस है। एक और लिख लीजिएगा, एंकाइलोस्टोमियासिस। एंकाइलो
और इससे लिखेंगे, बोलिए, टैनियासिस, टैनिया सोलियम और टैनिया सरीना, टैनियासिस। दूसरा टैनियासिस के बाद दूसरा कौन सा लिखेंगे हेलमिंथिक डिजीज में? प्लेटीहेलमिंथ से। एक तो टैनियासिस हो गया, दूसरा सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, और भी होते हैं, बस आप इतना याद रखेंगे। जिसमें से आप लोग को कौन सा हेलमिंथिक डिजीज का पढ़ना है? एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, लेकिन नाम सबका याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें एस्केरियासिस, तो इसका पॉजिटिव एजेंट है कौन सा, बताओ? एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स। कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स। अब बात की जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो कैसे फैलता है? तो एक चीज इसमें ब्रैकेट में लिखना, सॉइल बॉर्न डिजीज। क्यों ऐसा बताऊंगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में लिखना थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर हैविंग एम्ब्रियोनेटेड एग। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है अभी बताएंगे। एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स क्या होता है? तो आप कहेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग। कौन सा एग? एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स में क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनेटेड एग। क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। एक्चुअल में अगर कोई इंसान इसके एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट कर ले तो उसके बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ रहता है? एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स का लोकेशन कहाँ है? लोकेशन तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये साइन एंड सिम्टम क्या करता है, क्या प्रॉब्लम करता है? तो देखो होता क्या है, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है या मैक्रोस्कोपिक? मैक्रोस्कोपिक, डॉन से माइक्रोस्कोपिक। बाकी अभी तक जितना पढ़ा है वो सारे क्या थे? माइक्रोस्कोपिक। और इतिजा मैक्रोस्कोपिक। आपने लैब बायोलॉजी के लैब में देखा होगा एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स का स्पेसिमेन बड़ा बड़ा व्हाइट कलर का दिखता है, रखा रहता है जार में, स्पेसिमेन देखा है ना सब लोग? हाँ जरूर देखा होगा बायो के लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, मेल और फीमेल अलग होता है, आपकी क्लास 11th एनिमल किंगडम में भी है। अब ये एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बन जाते हैं, और जब बन जाते हैं तो पूरा इंटेस्टाइन के रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम में क्या क्या होगा? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। इंटेस्टाइनल ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा? इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देगा, खाना ऊपर से नीचे नहीं जाने देगा। उसके बाद क्या करता है, ये इंटेस्टाइन के वाल को परफोरेट करता है और हमारे खून में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन के वाल को परफोरेट करके खून में चला जाता है। खून में जाके क्या करता है? आरबीसी को खाता है। किसको खाता है बेटा? आरबीसी को खाता है। और जब आरबीसी को खाएगा तो क्या होगा? एनीमिया। तो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या इसमें लिखेंगे? एनीमिया। और खून से होते हुए जगह जगह जाके ये हमारे डिफरेंट मसल्स में जाके ये बहता है। एक इसका प्रीफर्ड मसल कौन सा है? एक प्रीफर्ड टिश्यू कौन सा है? मसल्स।
तो मसल में जाके जैसे बाइसेप में, ट्राइसेप में या यहाँ के मसल्स में जाके ये बैठ जाता है, तो वो जहाँ भी बैठेगा जिस मसल में भी वहाँ पे पेन होगा, तो क्या कहते हैं? मस्कुलर पेन। क्या कहते हैं? मस्कुलर पेन। तो इसका एक और साइन एंड सिम्टम क्या है? मस्कुलर पेन। एक तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, एनीमिया, मस्कुलर पेन। उसके अलावा हमारे बॉडी में ये पायरोजेंस रिलीज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? फीवर। जिसकी वजह से क्या होता है? फीवर। एक और है ना, एक और क्या है साइन सिम्टम में? इंटरनल ब्लीडिंग। देखो क्या होता है, जब ये हमारे ब्लड से, जैसे मान लो ब्लड वेसल से जा रहा है, अब ब्लड वेसल को क्या करता है? रप्चर करेगा। ब्लड वेसल को क्या करेगा? रप्चर करेगा। तो जब अंदर अंदर यहाँ पे मान लो ये बाइसेप है, यहाँ पे अंदर में ब्लड वेसल को रप्चर कर रहा है, तो खून अंदर अंदर ही बह रहा है कि बाहर निकल के आ रहा है? तो इसको बाहर कहाँ से आ जाएगा यार? ये स्किन है ऊपर से, इसके अंदर मसल, तो खून अंदर ही अंदर ब्लड वेसल से निकल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? इंटरनल ब्लीडिंग। क्या कहेंगे? इंटरनल ब्लीडिंग। हालांकि और भी देखो, एब्डोमिनल पेन भी होता है, क्रैम्प भी होता है, लेकिन ये सब हमारे बुक में नहीं लिखा है, तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी के इंटरनल ब्लीडिंग। अब देखो, अब ये इम्यूनिटी एक की भी बात करेंगे, तो पहले ये साइन एंड सिम्टम अब सारे आपके कहाँ हैं? एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में तो इसमें जो ये क्वेश्चन आता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप एमसीक्यू करोगे, पीवाईक्यू में देखोगे तो आपको आए। तो वो होता क्या है, जब ये कोई इंसान जो है एस्केरिस लिम्फोसाइट से इन्फेक्टेड है, कोई भी इंसान जो एस्केरिस लिम्फोसाइट से इन्फेक्टेड है, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस का प्लेसन करके फीमेल एस्केरिस क्या रिलीज करती है? एग। और वो एग क्या है? उस एग के अंदर जाइगोट है या हेप्लॉइड है? तो जाइगोट है। तो यहाँ जैसे कि इसकी फीमेल जो मेंबर है वो मेल और फीमेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। सारे एस्केरिस में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? सारे एसके हेल्मिन्स में इंटरनल। एसके हेल्मिन्स हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अब मेल फीमेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन किया और फीमेल ने एग रिलीज किया और वो एग डिप्लॉयड जाइगोट उसमें है। अब वो एग मिट्टी में जाके रिलीज हुआ। कहाँ हुआ? मिट्टी में, जमीन पे। अगर सोच में जो कर रहा है, मोदी जी क्यों कहते हैं कि सोच का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं उससे। ठीक है ना? जो लोग नीले गगन के तले ये काम करते हैं, वही लोग इसको इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो क्या होता है, जमीन में रिलीज हुआ। अब जब जमीन में रिलीज हुआ, तो जमीन में मिट्टी के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पे वो एग जो है जाके इम्ब्रियो के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और उसके ऊपर क्या है? एक सेल है। उसके ऊपर क्या है? एक सेल है। अब कोई इंसान बाई चांस वहाँ पे से पानी गया और पानी से वो सब्जी में चला गया और वो एक जाके सब्जी में आपके चिपक गया, या बाई एनी वो आपने उस पानी को पी लिया, तो आपके कहाँ पहुँच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इम्ब्रियोनेटेड एग। और इम्ब्रियोनेटेड एग से स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग इम्ब्रियोनेटेड एग से मेल और फीमेल का रिलीज होगा। समझ में आ गया? तो इम्ब्रियोनेटेड एग का कंसेप्ट समझ में आया? जैसे मुर्गी का अंडा है, अभी उसमें क्या है? अलग अलग व्हाइट और पीला, और उसी में बच्चा डेवलप हो जाता है, तो हम कहेंगे इम्यूनिटेड एग। समझ गया ना? मुर्गी के अंडा से ही तो बच्चा डेवलप होता है। अब मुर्गी का अंडा है, इसमें बाहर में व्हाइट है और अंदर में येलो है, तो ये अभी एग है, हालांकि ये जाइगोट है। लेकिन इसी अंडा के अंदर अगर बच्चा डेवलप हो जाए, छोटा सा मुर्गी का, ठीक है, तो इसको हम कौन सा एग कहेंगे? इम्ब्रियोनेटेड एग। कौन सा एग कहेंगे? तो इम्ब्रियोनेटेड एग का कंसेप्ट समझ में आया? तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? सॉइल में। कहाँ होता है? इसीलिए इसको कहते हैं सॉइल बाउंड्रीज। कहाँ पर डेवलप होता है? और जब तक ये मिट्टी में नहीं जाएगा, इम्ब्रियो का डेवलप नहीं होगा। मिट्टी के अंदर ही इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो भी कहाँ पे? उस मिट्टी में जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर हो। समझ गया बात को? इसलिए इसको कहते हैं सॉइल बाउंड। तो ये इसका साइन एंड सिम्टम हो गया। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? आप सबको मालूम है प्रिवेंशन कैसे है भाई? साफ सुथरा खाओ पियो, हाइजेनिक फूड एंड वाटर। हाइजेनिक फूड एंड वाटर। और ट्रीटमेंट क्या है बोलो? तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग, और साथ में कई बार एक तेल का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत कॉमन है, पहले आता था ऑयल ऑफ सिनोपोडियम, हालांकि अब आता नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसकी? हेलमिंथिक डिजीज में एस्केरियासिस की। देखो किसकी कहानी हो गई? एस्केरियासिस की। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज
Ascaris. Symptom of this include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockage of the egg of the parasite excreted along with feces of infected person, which contaminates soil, water, plants. A healthy person acquired through contaminated water, vegetable and fruits. कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अभी तक जितने भी पैथोजन पढ़े हैं उसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स कौन कौन से हैं? एक टर्म आया इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो कौन कौन से हैं बोलो? साल्मोनेला टाइफी, और कौन से हैं? न्यूमोनिया का एजेंट नहीं है। उसके बाद आता है एंट अमीबा हिस्टोलाई, कॉमन कोल्ड तो है नहीं उसका एजेंट। उसके बाद और कौन सा हो गया? एस्केरिस लिम्बिक्वाइस। अब देखो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज एंड अमीबा हिस्टोलाई का किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो सुनो, इस इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कौन सा? जो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है, ये तीनों है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, ये बताओ ये तीनों पैरासाइट दो तरह के होते हैं। पैरासाइट या पैथोजन दो तरह के होते हैं। मोनोजेनेटिक याद है ना, बताया है, जो सिंगल होस्ट पे रहता है, और एक होता है डाइजेनेटिक, जो एक से ज्यादा होस्ट पे रहता है, 2, 3, 4, उनको हम कौन सा कहते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो ये तीनों मोनोजेनेटिक पैरासाइट है कि डाइजेनेटिक? ये सिर्फ इंसान में रहता है। तो ऑल दीज 3 आर मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो ये तीनों जो है कौन से पैरासाइट्स हैं? मोनोजेनेटिक। जबकि आपसे कहा जाए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, तो ये सब कौन सा है? डाइजेनेटिक। ओवेल, फैल्सीपेरम एंड मलेरिया, ये कौन सा है? तो डाइजेनेटिक। तो ये बात याद रखना है कि डाइजेनेटिक कौन से हैं, मोनोजेनेटिक कौन से हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा कॉमन कोल्ड का वायरस भी कौन सा पैरासाइट है? मोनोजेनेटिक। और अब नेक्स्ट जो डिजीज है एस्केरिस लिम्बिक्वाइस के बाद, वो कौन सा? फाइलेरियासिस। कौन सा? फाइलेरियासिस। इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? एलिफेंटियासिस। क्या नाम देते हैं? एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस क्या होता है? सुनो, व्हाट इज दिस? फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस क्या होता है बताइए। तो इसका कॉजेटिव एजेंट पहले बताओ, आप सबको मालूम है, उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड उचेरेरिया मलाई, कोफ्ता मलाई। हाँ याद रखना, ठीक है ना, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो कैसे होता है? ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, कौन सा है? एडीज या क्यूलेक्स? ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या? ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये आपने देखा, ये आपने देखा। अब आई बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब अगर आपसे मैं कहूं इन्फेक्टेड, याद रखना, इन्फेक्टेड समझ रहे हो ना? हाँ, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस हाउ डिजीज अकर, मतलब चूंकि आपके बुक में लिखा है हाउ डिजीज अकर, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पैथोजेनेसिस का मतलब हाउ डिजीज अकर। तो जब ये फीमेल
क्यूलेक्स आपको काटती है, कौन सी? इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स, तो आपके बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करती है? इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स इंट्रोड्यूसेस, क्या इंट्रोड्यूस करती है बोलो? उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड उचेरेरिया मलाई इन बॉडी। इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स इंट्रोड्यूसेस उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड उचेरेरिया मलाई इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, इन सब में। उसके बाद उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई reside in lymphatic channel and block transport of lymph towards lymph किधर? towards heart, towards heart, हार्ट की तरफ लिम्फ के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। रिसाइड इन लिम्फेटिक चैनल में ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ टुवर्ड्स हार्ट। हार्ट की तरफ क्या, किसके ट्रांसपोर्ट को रोकता है? लिम्फ के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। आप लोगों को मालूम है लिम्फ ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स हार्ट। लिम्फ हमेशा किसकी तरफ जाता है? लिम्फ का मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ? चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या काम है? लिम्फ का मेन फंक्शन या चीफ फंक्शन? ड्रेन द टिश्यू फ्लूइड, ड्रेन द टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड कौन बनाता है? ब्लड। ब्लड से क्या बनता है? देखो होता क्या है ना, इसके पैथोजेनेसिस को समझना जरूरी है। देखो मान लो ये जैसे कि तुम्हारे बॉडी में एक रीजन है टिश्यू का, वहाँ पे ये बॉडी सेल्स है। इन बॉडी सेल्स में के बीच में ये यहाँ पे है ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, इस ब्लड से लगातार क्या निकलता है? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू, अब लगातार टिश्यू फ्लूइड निकल रहा है, वापस ब्लड में टिश्यू फ्लूइड बहुत थोड़े से, मान लो 100 ml निकल रहा है तो सिर्फ 30% जाता है कैपिलरीज में, बाकी का 70% क्या होता है? तो बाकी का 70% जो होता है ना, वो कहाँ जाता है? यहाँ पे एक चैनल है जिसमें लिम्फेटिक चैनल, तो 70% मेनली यहाँ से ड्रेन होके कहाँ जाता है भाई? कहाँ जाता है? लिम्फेटिक चैनल। कहाँ जाता है भाई? लिम्फेटिक चैनल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक चैनल। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक चैनल। तो मेनली कहाँ जाता है भाई? लिम्फेटिक चैनल में। मेनली कहाँ जाता है? लिम्फेटिक चैनल में। कहाँ जाता है भाई? लिम्फेटिक चैनल में। 30% कहाँ गया? 30% कहाँ गया? बोलो। ब्लड में। और 70% कहाँ गया? लिम्फेटिक चैनल में। 70% कहाँ गया? लिम्फेटिक चैनल में। और 30% कहाँ गया? ब्लड में। अब ये बताओ, अगर ये ब्लॉक हो जाए ये चैनल, या लिम्फेटिक चैनल का काम क्या है? लिम्फ को हार्ट में ले जाना या ब्लड में ले जाना, आप वेनस ब्लड में ले जाना। कहाँ पे ले जाना? वेनस ब्लड में ले जाना। अगर ये ब्लड बंद कर दें हम, तो टिश्यू फ्लूइड यहाँ अकुमुलेट होने लगेगा कि नहीं? और टिश्यू फ्लूइड जब यहाँ अकुमुलेट होगा तो इस एरिया में स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? तो यही तो होता है इसमें, ब्लॉक कर दिया, दिस कॉजेस स्वेलिंग इन दैट रीजन, इन दैट रीजन। और धीरे धीरे होता है उस रीजन में, एक स्वेलिंग धीरे धीरे होता है इस, और एक इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या कहते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। धीरे धीरे ये स्वेलिंग होता है, धीरे धीरे ये स्वेलिंग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब हमने क्या कहा? इन्फेक्टेड इंट्रोड्यूसेस उचेरिया इन बॉडी फ्लूइड, उचेरिया बैनक्रॉफ्टाई रिसाइड इन लिम्फेटिक चैनल एंड ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ टुवर्ड्स द हार्ट, दिस कॉजेस स्वेलिंग इन दैट रीजन। अब आगे क्या होता है तो सुनो, इसकी वजह से होता क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ये क्या करता है? तो इससे आप मेनली ये जो होता है ना, इसका उचेरिया बैनक्रॉफ्टाई और उचेरिया मलाई, ये मेनली लोअर लिम्ब और जेनाइटल ऑर्गेन्स में रिसाइड करता है।
तो आपको ये लिखना होगा, याद रखना होगा कि उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड उचेरेरिया मलाई mainly reside in lower limb and genital organs. कौन से organs? Genital. Lower limb and Wuchereria bencophtai Wuchereria mainly reside in lower limb and genital organs. किसमें? लोअर. तो इन्फ्लामेशन किसमें होगा? लोअर लिम्ब में और जेनाइटल ऑर्गन्स. और कॉजेज ग्रॉस डिसफिगरमेंट. ग्रॉस डिसफिगरमेंट का बहुत अजीब सा दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत अजीब सा दिखेगा, इसलिए एनसीईआरटी में टर्म क्या इस्तेमाल किया है? ग्रॉस डिसफिगरमेंट. ग्रॉस डिसफिगरमेंट कॉजेज ग्रॉस डिसफिगरमेंट. ग्रॉस डिसफिगरमेंट. देखो आपके बुक में ये दिखाया है, देखो जैसे इनके लोअर लिम्ब के लेफ्ट लिम्ब में है, तो देखो लेफ्ट लिम्ब में कैसे डिसफिगरमेंट, बिल्कुल हाथी के पांव जैसा पांव हो गया, इसलिए नाम है एलिफेंटियसिस. और इनका स्क्रोटम भी देखो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि स्क्रोटल रीजन में भी इनके क्या हो गया है? स्वेलिंग हो गई. तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मेल में स्क्रोटल बहुत इनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं एलिफेंटियसिस या क्या? फाइलेरिया एलिफेंटियसिस. अब देखो आपके बुक में क्या लिखता है? उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई फाइलेरियल वर्म कॉजेज स्लोली डेवलपिंग, देखो एकाएक नहीं था, धीरे धीरे, ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स. यूजुअली कौन से वेसल में? लोअर लिम्ब के. एंड दिस इज कॉल्ड एलिफेंटियसिस. और द जेनाइटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफन रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिसफिगरमेंट या डिफॉर्मिटी. द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. कौन सा? क्यूलेक्स. ये वही उसी बात को फिर से लिख दिया, वही बात है, बस इतना ही लिखा है आपके बुक में, इसी तरह नहीं. अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है? तो एक तो ये क्रोनिक है या एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज है? क्रोनिक. ये किसी भी लिम्ब को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी लिम्ब को, सिवाय किसी भी ऑर्गन को मतलब अफेक्ट कर सकता है सिवाय ब्रेन को छोड़ के और स्पाइनल कोड, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड में क्या होता है? लिम्फेटिक चैनल्स नहीं होते हैं, इसलिए फाइलेरिया से ब्रेन और स्पाइनल कोड अफेक्ट नहीं होता है. क्यों? बिकॉज दे हैव ए नो लिम्फेटिक चैनल. ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कोड इससे नहीं इफेक्ट होता है. बाकी ये किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? लोअर लिम्ब और जेनाइटल ऑर्गन. अब लोअर लिम्ब में राइट को लेफ्ट को दोनों को कर सकता है, मोस्टली किसी एक को ही करता है. मेल में स्क्रोटम, फीमेल में लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा भी अफेक्टेड होता है, ठीक है ना, लेकिन फीमेल की बात आपके बुक में नहीं दिखा है. और इसकी वजह से ग्रोस डिसऑर्गेनेट होता है. इसमें फीवर भी आता है, लेकिन साइन एंड सिम्टम में आपके फीवर ऊपर नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है स्वेलिंग. क्या लिखा है? सिर्फ स्वेलिंग. तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? इसमें क्वेश्चन एक तो फाइलेरिया में कॉजेटिव एजेंट, फाइलेरिया या एलिफेंटियसिस का एक तो कॉजेटिव एजेंट. अब रहे कि फाइलेरियल वर्म डिसाइड ओनली इन लिम्फेटिक चैनल, तो ये सही है कि गलत है? गलत है. दे ऑल्सो रिसाइड इन ब्लड वेसल्स बट मेनली रिसाइड इन लिम्फेटिक चैनल. इसीलिए एनसीईआरटी में क्या टर्म लिखा है? यूजुअली रिसाइड इन. तो अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा रहे तो आप इसको गलत मानिएगा कि उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड उचेरेरिया मलाई ओनली रिसाइड इन लोअर रिसाइड इन लिम्फेटिक चैनल. तो ये सही है कि गलत है? बिना सोचे इसको गलत कहेंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है. हाँ रही यूजुअली रिसाइड इन, तो फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. तो ये एक तो ये बात ध्यान रखेंगे. दूसरा हमेशा याद रखेंगे, ये क्रोनिक एक्यूट नहीं है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, धीरे धीरे होता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो जो दवाई उसमें इस्तेमाल होता है ना, किसमें? एस्केरिस के इन्फेक्शन में सेम दवाई इसके लिए भी होता है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग. कौन सा ड्रग? एंटी हेलमिंथिक ड्रग. और प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा? बताओ, तुम लोग के बुक में है, आगे लिखा हुआ है. प्रिवेंशन के लिए ये वेक्टर बॉर्न दीजिए या बिना वेक्टर के होता है? वेक्टर बॉर्न. तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा? इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर.
इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर और प्रिवेंट द बाइट ऑफ मॉस्किटो, दो चीजें, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर एंड और प्रिवेंट बाइट ऑफ मॉस्किटो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एस्केरियासिस, अभी तक आपने जितने भी डिजीज पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, टाइफाइड, क्या टाइफाइड के लिए वैक्सीन है, वैक्सीन है या नहीं है, यस। न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन है, यस या नो, है, यस। उसके बाद कॉमन कोल्ड, नो। उसके बाद मलेरिया, यस, लेकिन अभी बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद अमीबियासिस, नहीं, अमीबियासिस के लिए नहीं। एस्केरियासिस बोलो, है या नहीं है, अभी तक किसी हेलमिंटिक ड्रग्स के लिए वैक्सीन नहीं है। उसके अलावा फाइलेरियासिस, नहीं। उसके आगे हम लोग को कौन सा पढ़ना है, रिंग वर्म, रिंग वर्म के लिए वैक्सीन है तो वैक्सीन होगा नहीं, ये ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोगों को फंगल डिजीज पढ़ना है, कौन सा, फंगल डिजीज पढ़ना है। फंगल डिजीज को हम लोग टेक्निकली माइकोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोसिस, ये लिख लिया ना। देखो अब हम लोग को फंगल डिजीज पढ़ना है। देखो इससे पहले फंगल डिजीज को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं, माइकोसिस, फंगल डिजीजेज, और इसको हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं, माइकोसिस। और कौन कौन से फंगल डिजीज के बारे में आप जानते हो, तो आपको बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर देयर आर लॉट्स ऑफ फंगल डिजीज। आपको सिर्फ एक फंगल डिजीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज रिंगवर्म। हालांकि एक बहुत कॉमन फंगल डिजीज और होता है, दैट इज कैंडिडियासिस, ओरल थ्रस, बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ एक पढ़ना है, रिंगवर्म। और रिंगवर्म के बारे में क्या कहा जाता है, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, आप लोग इसमें से ये बताओ, टाइफाइड डायरेक्टली ट्रांसमिटेड है कि इनडायरेक्टली, वाटर और फूड के जरिए जाता है, डायरेक्ट पेशेंट के साथ बैठने से हो जाएगा, शेयरिंग कोई सामान से उसके कपड़ा पहनने से हो जाएगा, नहीं, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड। ये इनडायरेक्टली, अम्यूसिस मोस्टली इनडायरेक्ट है, हालांकि एनल सेक्स से भी होता है, लेकिन आपको पढ़ना है। एस्केरियासिस इनडायरेक्टली, फाइलेरियासिस रिंगवर्म डायरेक्टली, याद रखना होगा। तो रिंगवर्म क्या है, तो लिखेंगे पहले इसका, लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट। क्या इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, तो देखो स्पीसीज ऑफ 3 जेनरा, स्पीसीज ऑफ 3 जेनरा कौन कौन से, आप सबको मालूम है कौन कौन से, बोलो, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, और कौन सा, माइक्रोस्पोरम। ये 3 जो है ना, 3 जेनरा कौन कौन से, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ये 3 जेनरा जो है ना क्या करता है, फंगल डिजीज करता है। कौन कौन से, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड
माइक्रोस्पोरम इसके। अब देखो ट्रांसमिशन कैसे है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट, और कैसे, और कैसे बोलो भाई, शेयरिंग कॉम क्लॉथेस, और कैसे, एक्सेट्रा, चलो जो भी। इन सॉइल इट्स स्पोर रिसाइड, स्पोर रिसाइड, सॉइल में इसके स्पोर, और खाली पैर जो मिट्टी पे चलता है ना उनको भी हो जाता है इसका, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भी आपके बुक में एस्केरियासिस एंड रिंगवर्म दोनों के बारे में लिखा है, सॉइल से फैलता है, सॉइल में का रोल होता है इनके ट्रांसमिशन। आपसे क्वेश्चन रहे नीट में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉइल, और ऑप्शन में रहे टाइफाइड, ऑप्शन में रहे एस्केरियासिस, और ऑप्शन में रहे रिंगवर्म, ऑप्शन में रहे अमीबियासिस। तो ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, देखिए चूज द करेक्ट, और फर्स्ट में रहे ओनली सी, सेकेंड में रहे बोथ बी एंड सी, सबको मालूम है बी एंड सी होगा, बी एंड सी, थर्ड में रहे बी सी डी, और फोर्थ में रहे नन। तो क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, तो आंसर विल बी सेकेंड। तो ये आपको बोथ बी एंड सी, समझे बात को, ये ध्यान रखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी से इन सवाल तो इसीलिए जो इंसान खाली पैर जमीन पे चलता है ना उनको भी क्या हो जाता है, रिंग वर्म होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो रिंग वर्म ही नहीं, किस कोई भी फंगल इन्फेक्शन कहाँ पे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, रिंग वर्म ही नहीं, कोई भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे पैर में का जो फिंगर है, पैर के अंदर जो डिजिट्स है या टोज है, उनके बीच में जो मैक्सिमम लोग जूता या चप्पल पहनते हैं तो वहाँ से हाथ में तो यहाँ पे मॉइस्चर और हीट का अकोमुलेशन नहीं होता है, लेकिन पैर में फिंगर के बीच में क्या होता है, मॉइस्चर और हीट का अकोमुलेशन। तो इनके बीच में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कॉमनली हम लोग आम बोलचाल के लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसमें पानी लग गया है, पैर के फिंगर के बीच में लग जाता है ना, वो पानी नहीं है, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। क्यों है, बिकॉज दिस रीजन हैव ए लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन बिटवीन डिजिट और टोज, बिटवीन टोज। दूसरा कहाँ पे, जेनाइटल रीजन्स में, जेनाइटल रीजन्स भी हर वक्त ऑलमोस्ट आदमी का बंद ही रहता है उस रीजन में, तो उस रीजन में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत होता है। आर्मपिट वाले रीजन में यहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर बहुत होता है। स्काल्प में हेयर बड़े बड़े होते हैं तो यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर बहुत होता है, तो यहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन, नॉट ओनली रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, फंगल इन्फेक्शन, अच्छा लिखो जल्दी करो, ये लिख लिया, लिखो चल लिखो लिखो जल्दी करो। फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन in those regions where high humidity, high moisture, हाई ह्यूमिडिटी, हाई मॉइस्चर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे, तो लिखेंगे बिटवीन टोज, इन स्काल, इन जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन को हम लोग ग्रोइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जेनाइटल रीजन और ग्रोइन रीजन,
GROIAN, ग्रोइन रीजन। इन नेल, नेल और के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे नेल के जहाँ पे धंसा रहता है ना, यहाँ पे बीच में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है। इन नेल, इन सब जगहों पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो क्या लिखा है, इफ कॉमन इन दोज रीजन वेयर हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, बिटवीन टोज, इन स्काल्प, इन जेनाइटल रीजन और ग्रोइन रीजन, इन नेल, इन सब जगहों पे। रिंग वर्म भी इन सब जगहों पे। इसके अलावा रिंग वर्म का इन्फेक्शन स्किन, रिंग वर्म क्या है यार, दांत खाज खुजली जो हो जाता है ना, उसी को कहते हैं रिंग वर्म। क्यों कहते हैं रिंग वर्म, रिंग वर्म क्यों कहते हैं, थोड़ा सा आपके बुक में आइडिया दिया है, लिख लिया ये। रिंग वर्म को रिंग वर्म क्यों कहते हैं, देखो होता क्या है ना, जहां पे भी खुजली होती है ना, तो आप अगर उसको खुजाओगे, खुजली वाले रीजन को, तो आपको एक, देखो इन रिंग वर्म क्या होता है, इन रिंग वर्म जिस जहां आप में से मैक्सिमम लोगों को खुजली होगा, सबको होता है कभी ना कभी जिंदगी, तो जब खुजाओगे तो एक तो व्हाइट व्हाइट पैचेज निकलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिंग वर्म। देयर इज अ ड्राई व्हाइट स्केली पैचेज, और उसको हम, देखो टीसू, एक टर्म होता है लीजन, आपके एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुआ, LEISION। लीजन का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल टीसू। जब टीसू में किसी तरह का कोई चेंज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, लीजन। क्या कहते हैं, लीजन। तो रिंग वर्म में क्या होता है, जब हम उसको खुजाते हैं ना, तो उससे ड्राई स्केली लीजन, ड्राई व्हाइट स्केली लीजन, तो व्हाइट व्हाइट पैचेज निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई व्हाइट स्केली लीजन। और जब खुजाओगे तो एक लाल लाल सा बीच में ऐसे स्पॉट होगा, एक लाल लाल सा बीच में स्पॉट होगा, और सराउंडिंग में ऐसे एक ये बना है, तो रिंग के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग वर्म। तो आपको ये लिखना है, देयर इज ड्राई व्हाइट स्केली लीजन। इन रिंग वर्म देयर इज ड्राई व्हाइट स्केली लीजन। रिंग वर्म में क्या होता है, ड्राई व्हाइट क्या होता है, स्केली लीजन। स्केली लीजन का मतलब समझ रहे हो ना, स्केल के स्केल जैसे चोचिया जैसे वो निकलता है, स्केली लीजन, ड्राई व्हाइट स्केली लीजन, हैविंग रेड पैचेज। अब देखो इसका प्रिवेंशन कैसे है, कैसे प्रिवेंशन है बताओ भाई। तो अवॉइड कांटेक्ट विथ डिजीज पर्सन। कौन सा कांटेक्ट, तो डायरेक्ट कांटेक्ट, प्लस आपको उनका कोई कपड़ा कॉम कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या है, एंटी फंगल लोशन, मेनली यही, एंटी फंगल लोशन और क्रीम, लोशन और क्रीम। तो ये बात हो गई रिंग वर्म की। देख लेते हैं आपके बुक में क्या क्या दिया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। लीजन का मतलब समझ गए ना, एबनॉर्मल टिश्यू, कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू को हम लीजन कहते हैं, कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू को हम क्या कहते हैं, लीजन। दूसरा ये कहाँ कहाँ, इसका ही नहीं, सारे फंगल डिजीज का इन्फेक्शन कहाँ होगा ज़्यादा, जहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो एरिया ओपन होता है ना, वहाँ पे जनरली फंगल इन्फेक्शन कम होता है, ठीक है। लिख लिया, अच्छा एक मिनट रुक जाओ देख लो। Many fungi belonging to genera Microsporum trichophyton are responsible for ringworm, which is one of the most, ये किसमें, और एक लिखा हुआ one of the most common, और common cold में, in man. Appearance of dry scaly lesion on various part of the body, such as skin, nail, and are the main symptom of disease. Disease lesion are accompanied by intense itching. Intense itching का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, हाँ, ये बात हमने लिखना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया था। Disease associated with इंटेंस इचिंग। इंटेंस इचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजलाने का मन करता है। जब करता है तो फिर कुछ आदमी देखता नहीं है, बस उस टाइम पे वो उसे कुछ ख्याल नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या कर रहा, इतना ज़बरदस्त इचिंग होता है, ठीक है ना, इंटेंस इचिंग। तो ये ध्यान रखना होगा कि दी एसोसिएटेड विथ इंटेंस इचिंग। देखो, heat and moisture help the fungi, not these, all fungi to grow, which make them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. Ringworm are generally acquired from soil, or by using towels, clothes, or even the comb, or even direct contact, ठीक है ना। अब देखो इस इंसान के चिन में रिंगवर्म का इन्फेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, इस रीजन में रिंगवर्म का इन्फेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका रिंगवर्म की बात हो गई, लिखना है जो लिख लीजिए।
तो आपको इसमें मेन साइन एंड सिम्टम क्या है? इंटेंस इचिंग। इंटेंस इचिंग का मतलब वहाँ पे उस रीजन में बहुत खुजलाने का मन करता है और खुजलाता ही है इंसान, फिर मानता नहीं है, ठीक है ना, इंटेंस इचिंग। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये फाइनली हम लोगों ने सारे कॉमन डिजीज जो एनसीईआरटी में है उसको डिस्कस कर लिया। इसके आगे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? तो वो एक जनरलाइज बात लिखा है कि कैसे हम इन्फेक्शियस डिजीज को रोकते हैं। ये वाला लिख लिया ना, इस पेज वाला, इस पेज जो था, तो वो एक जनरलाइज बात लिखा है कि कैसे। देखो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन सा है? कॉमन कोल्ड एंड रिंग वर्म। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि रिंग वर्म जो है एक तरह का डिजीज है जो कि 3 जेंडा से होता है। कौन कौन सा? एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। रिंग वर्म या कोई भी फंगल डिजीज किस रीजन में होता है? जहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत होता है। और रिंग वर्म या सारे फंगल डिजीज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड हैं। या तो पेशेंट का कोई सामान इस्तेमाल किया हो, जैसे कॉम, टॉवेल, उसका कपड़ा किसी तरह का, उसको शेयर करने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में पेशेंट के आने से, मान लो किसी के यहाँ पे ये है, क्या कहते हैं, रिंग वर्म है, आप उससे हैंड शेक करेंगे, आपको भी रिंग वर्म। और इवन जमीन पे खाली पैर चलेंगे तो भी रिंग वर्म होने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जमीन में रिंग वर्म का क्या होता है? स्पोर, ठीक है ना। इसलिए सॉइल इसके ट्रांसमिशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। किसके? रिंग वर्म के ट्रांसमिशन में। कोई दिक्कत? लिख लिया ये हो गया सबका। अब देखो ये टॉपिक जो है इसके आगे वाला एक जनरलाइज बात है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी बनता है। देखो इसमें क्या क्या बन सकता है। तो देखो पर्सनल इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। देखो पर्सनल प्लस पब्लिक, ये नहीं कि खाली पर्सनल हाइजीन क्या क्या इंक्लूड करता है, पब्लिक हाइजीन क्या इंक्लूड करता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? मतलब मीनिंग ऑफ नॉर्मली पर्सनल हाइजीन कि आप साफ सुथरा कपड़ा पहनते हो, आप डेली नहाते हो, एंटीसेप्टिक का ध्यान रखते हो कि नहीं, कि जब कभी आप बाथरूम में जाते हो तो एंटीसेप्सिस को का इस्तेमाल करते हो कि नहीं, एंटीसेप्टिक सॉप का इस्तेमाल करते हो कि नहीं। तो ये सब पर्सनल हाइजीन में होता है। क्या होता है? मेजर ऑफ पर्सनल कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ प्रॉपर फूड एंड वाटर, प्रॉपर फूड एंड वाटर, ये कौन सा है? पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या होगा? देखो पर्सनल हाइजीन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सनल हाइजीन क्या क्या है। पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन, देखो ऐसे लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। आपसे पूछ दिया जाए पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, ये दोनों जरूरी है कि खाली पर्सनल हाइजीन जरूरी है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? दोनों जरूरी है। बोथ आर इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सा डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन में क्या क्या होता है बोलो। तो पर्सनल हाइजीन में आप कहोगे क्लीनिंग ऑफ बॉडी और हाइजेनिक फूड एंड वाटर इनटेक। ये हो गया पर्सनल हाइजीन। अब आपसे पूछा जाए कि पब्लिक हाइजीन में क्या आता है, तो पब्लिक हाइजीन में देखो ये एक इंडिविजुअल पब्लिक हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। जैसे आप जा रहे हैं कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अब वहाँ सफ़र में खाना होता है। अब ये नहीं कि खाना खाया जो भी बचा हुआ है निकाला बस से या ट्रेन से हाथ अब बाहर फेंक दिया, नहीं, ये गलत बात है। या अपने घर में बैठे हुए हैं, कूड़ा है घर के बालकनी में है, उठा के छत पे बाहर फेंक दिया, तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर पब्लिक। प्रॉपर हाइजीन का मतलब क्या है? पब्लिक हाइजीन का जहाँ कूड़ा फेंकना है वहीं फेंकिए, जो उसकी जगह लौटे रहे। बहुत बार हम देखते हैं लोग कूड़ेदान के पास जाएगा सीधे फेंक देगा नीचे, कूड़ेदान में भी नहीं डालेगा। तो ये भी पब्लिक हाइजीन का पार्ट नहीं है, आपको कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और सूखा जो 2 तरह का कूड़ा होता है, एक होता है सूखा, एक ड्राई, एक होता है वेट। तो ड्राई जो आपका कूड़ा है उसको अलग बर्तन में डालिए, वेट को अलग बर्तन में डालिए। तो इसको कहते हैं ये सारा क्या है? पब्लिक हाइजीन का पार्ट है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। उसके अलावा आपके सराउंडिंग में जितना भी वाटर रिजर्वायर है, छोटा छोटा सा गड्ढा है, नदी है, नदी तो खैर नहीं होगा, तालाब है, पॉन्ड्स है, जो भी है, स्विमिंग पूल है। सेसपुल किसको कहते हैं? जमीन के अंदर गड्ढा है, ऊपर से बंद है, उसको कहते हैं सेसपुल। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर लाइक पूल्स, सेसपुल्स, टैंक्स, इवन आपके जो बाथरूम का टैंक्स है उसका भी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, ऑब्जर्विंग। तो देखो पब्लिक हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेन चीज़ है कि पब्लिक हाइजीन,
पब्लिक हाइजीन में आएगा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड वेस्ट। दूसरा और क्या आएगा? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड वेस्ट। और क्या आएगा पब्लिक हाइजीन में? तो पब्लिक हाइजीन में और आता है पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ ऑल वाटर रिजर्वायर्स, ऑल वाटर रिजर्वायर सराउंडिंग अराउंड यू। यू का मतलब यहाँ पे इंसान से अराउंड यू। कौन कौन सा? चाहे पूल हो, सेस पूल हो, स्विमिंग पूल हो, बाथरूम का टैंक हो, सब जगह। उसके अलावा जैसे आप कैंटीन में जाते हैं, अब कैंटीन में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो चाय बना रहा है या जो भी कर रहा है क्या प्रॉपर क्लीन करके बना रहा है कि नहीं, कि एक हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरे हाथ से सर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, आपको जब कभी जैसे शादी में अक्सर होता है कि एक ऐसे ऐसे खुला रहा है, उसी हाथ से रोटी दे रहा है, तो मेजर प्रैक्टिसेस इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शन ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजेनिक इन पब्लिक कैटरिंग। पब्लिक कैटरिंग का मतलब जो मास लेवल पे लोगों को सर्व करता है उसको क्या कहते हैं? पब्लिक कैटरिंग। चाहे वो कैंटीन हो चाहे शादी में हो, तो आपको ये देख के तभी वहां खाना खाना है। तो मेंटेनिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक कैटरिंग। देखो फॉरेन में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो किचन होता है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों होता है ट्रांसपेरेंट? ताकि लोग देख सकें कि वहाँ पे कितनी सफाई है, और तभी लोग खाते हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने जहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बाहर से दिख रहा है कि हाँ यहाँ खाना किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो भैया दीज मेजर्स आर पार्टिकुलरली इसेंशियल व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड सच एज। अब ये इन सब बेसिकली आपसे मैंने क्या कहा, ये सब किसके लिए जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में दो चीजें हैं, एक है पर्सनल हाइजीन, दूसरा है पब्लिक है। पर्सनल हाइजीन में क्या चीज और पब्लिक हाइजीन में क्या चीज? अब ये बताओ इन सबसे कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज रुकेगा? मलेरिया रुक सकता है, क्यों नहीं रुक सकता है भाई? पॉन्ड, वाटर पॉन्ड को फाइलेरिया रुक सकता है कि नहीं? टाइफाइड, अमीबियासिस, ये सब रुक सकता है कि नहीं? लेकिन क्या इन सबसे HIV रुक जाएगा? HIV का इन्फेक्शन थोड़े रुकेगा, इनसे न्यूमोनिया थोड़े रुकेगा, कॉमन कोल्ड थोड़े रुकेगा। इनसे जो ट्रांसमिशन, इनसे क्या क्या ट्रांसमिशन हो सकता है? इनसे ट्रांसमिशन हो सकता है आपके वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज प्लस आपके बॉडी का। देखो जैसे कि इनसे क्या रुक सकता है, तो इनसे आपका रिंगवर्म का इन्फेक्शन रुक सकता है। आप पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो रिंगवर्म का नहीं रख सकता है, रिंगवर्म का रुक सकता है। इससे क्या रुक सकता है? टाइफाइड रुक सकता है। लेकिन इससे क्या रुक सकता है? अमीबियासिस रुक सकता है। इससे क्या रुक सकता है? एस्केरियासिस रुक सकता है। क्या फाइलेरियासिस रुक जाएगा? यस, क्योंकि वेक्टर बॉर्न। मलेरिया रुक जाएगा, लेकिन क्या HIV का इन्फेक्शन रुक जाएगा? हेपेटाइटिस बी का? तो क्या सारे इन्फेक्शियस डिजीज को नहीं, सम इन्फेक्शियस डिजीज। तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉट ऑल इन्फेक्शियस बट सम इन्फेक्शियस डिजीज। यही बात लिखा है। दीज मेजर आर particularly, these measures are particularly essential where the infectious agent transmitted through food and such as typhoid, amoebiasis, ascariasis and also vector-borne disease. Also vector-borne diseases. Vector-borne disease क्यों? Because हम लोग इनकी वजह से, समझ रहे हैं बात को? हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा है, अब आ जाइए आगे लिखिए। सच एज, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है, उसको मत पढ़ो। फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर। और वेक्टर को एलिमिनेट कैसे करेंगे? पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके। क्या करके? पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके। वही, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? आपको मालूम है ना, कहीं भी वाटर को जमा होने नहीं देंगे। तो और क्या करेंगे? तो सुनो, आपसे कहा जाए
जो एनसीईआरटी से अगर डायरेक्ट बनाया जाएगा ना, तो इसके लिए कौन कौन सा डिजीज लिखा है? अमीबियासिस, बोलो, टाइफाइड, एस्केरियासिस, यही ना एनसीईआरटी में, या और कुछ भी लिखा है? एस्केरियासिस, टाइफाइड। अब देखो, अगर कहा जाए कि वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए आपको क्या करना है? तो पब्लिक हाइजीन को तो मेंटेन करना ही करना है। हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है, पब्लिक हाइजीन को तो मेंटेन करना ही करना है। उसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे एलिमिनेट करोगे? तो आपको मालूम है, कहीं भी पानी जमा मत होने दो, कूलर का पानी चेंज करो, ठीक है ना। पॉन्ड में गम्बूसिया फिश को डालो, आपके सराउंडिंग में जो भी तालाब है उसमें कौन सा फिश डालो? गम्बूसिया फिश डालो। सराउंडिंग में इंसेक्टिवोरस प्लांट को लगाओ। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा? अर्टिकेरिया, मालूम है ना इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा? अर्टिकेरिया। तो वही लिख रहा है, द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस कैन अचीव बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like Gambusia in ponds that feed on larvae, spraying of insecticidal in ditches, drainage and swamps। क्यों दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब उसके अलावा जाली लगाओ। यार ये क्या सच, कुछ हमारे लिए छोड़ दो भाई सच। अब जैसे देखो, अलीगढ़ में अभी तुम लोग को मालूम है अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है, तुम लोग मालूम है अभी अलीगढ़ में डेंगू बहुत फैला हुआ है। तो अभी के टाइम पे आपको कोशिश करना है कि मॉस्किटो आपको कम से कम काटे। हर पूरे साल नहीं रहता है, खास करके किस मंथ में होता है? जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन। कौन सा? सारे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो डेंगू, मलेरिया अभी सब अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर सराउंडिंग अस, और वहाँ पे क्या हो रहा है? मॉस्किटो का लार्वा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वही बात लिखा है कि इंसिडेंस ऑफ वेक्टर बॉर्न लाइक डेंगू, चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, एयरबॉर्न डिजीज के लिए, एयरबॉर्न डिजीज का मतलब क्या हुआ? कोविड-19, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब क्या हुआ? एयरबॉर्न डिजीज पूछ दिया जाए डायरेक्टली कौन कौन से हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना तो याद रखना होगा, एयरबॉर्न मतलब हवा के जरिए फैले डिजीज है। तो एयरबॉर्न डिजीज में कौन कौन सा? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, एटलीस्ट ये तीनों, और भी बहुत हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी है, इन्फ्लुएंजा। चलो पहले एनसीईआरटी वाला लिखें, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, और क्या है एनसीईआरटी में? कोविड-19 नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ, ये सब कौन सा है? जो भी रेस्पिरेटरी हुपिंग कफ, ये सब एयरबॉर्न डिजीज। तो इस तरह के बीमारी को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लोज कॉन्टैक्ट। आपने कॉमन कोल्ड जब कोविड-19 फैला था तो क्या कहा जाता था? क्लासरूम में भी हम लोग को आया था ये इंस्ट्रक्शन, किससे? गवर्नमेंट से। एक बच्चा दूसरे बच्चे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे बैठेगा। अभी आप लोग बैठे हैं ना, कोविड-19 में अगर ऐसे बैठे हुए गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला जाता तो हम लोग को जेल हो जाती, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से था एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। लाइन भी लगता था, सोचिए लाइन कैसे लगाया जाता था? 2-2, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे। क्यों? क्लोज कॉन्टैक्ट से आँच ही करेगा ना, तो ये जो उसमें से क्या निकलता है वाटर ड्रॉपलेट, वो 3-4 मीटर के रेंज तक फैल सकता है, इसलिए कहा जाता है 3 से 4 मीटर का। इसीलिए लिखा है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग। मतलब उसके रुमाल को मत इस्तेमाल कीजिए, उसके टॉवेल को मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें छींका होगा उसने। समझ गए बात को? तो एयरबॉर्न डिजीजेज को रोकने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि एकदम कोर बायोलॉजी है, ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। तो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ किसे? इन्फेक्टेड पर्सन प्लस और क्या? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन प्लस देयर बिलोंगिंग। बिलोंगिंग्स का मतलब उनका रुमाल, टॉवेल, उनका पिया हुआ गिलास का पानी। याद करो न्यूमोनिया कैसे होता है? शेयरिंग यूटेंसिल्स। शेयरिंग नॉट न्यूमोनिया, आल्सो कॉमन कोल्ड, आल्सो कोविड-19, आल्सो हुपिंग कफ, आल्सो ट्यूबरकुलोसिस, सब हो सकता है शेयरिंग यूटेंसिल्स से। एंड अवॉइड देयर बिलोंगिंग, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। ये याद रखना होगा
कि एयरबॉर्न डिजीज के लिए आपको क्या करना है, तो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर, तो तुम्हारे अगल बगल में कोई खांसे ना तो या तो उसको भगा दो या तो वहां से हट जाओ, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन घर में मदद, अब देखो जो अल्ट्रा मॉडर्न लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से भगा देते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, ये खांस रहा है हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। देखो ये सब किताबी बातें हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कहाँ कहाँ बचोगे यार, हर जगह तो लोग खांसता है छींकता है, ठीक है ना। तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो और क्या है, लेकिन यह है कि बुक में है तो है, ठीक है। अब ये बात थोड़ा सा अपनी बड़प्पन को दिखाया है कि मॉडर्न साइंस के बड़प्पन को, कि मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल कर लिया है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। जैसे कि स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया बिकॉज ऑफ वैक्सीन, और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन अगर आप ले लो एक बार तो जिंदगी भर दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके बुक में क्या लिखता है, द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म अस टू इफेक्टिवली डील विथ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को डील करने के लिए बायोलॉजिकल साइंस में ये हुआ है। द यूज ऑफ वैक्सीन इनेबल अस टू कंप्लीटली वाइड इरेडिकेट डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेटेड बाय यूज ऑफ वैक्सीन, और कब, 1900, कुछ बुक में 75 लिखता है, कुछ बुक में 83 लिखता है, ठीक है ना। तो ईयर आपके बुक में नहीं है। अब बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि आपके बुक में 4, पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस। सुनो, आपके ये इसको इरेडिकेट है। उसके अलावा पोलियो का वैक्सीन हर साल पिलाया जाता है, न्यूमोनिया बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसको न्यूमोनिया का वैक्सीन दिया जाता है, उसके अलावा डिप्थीरिया का भी दिया जाता है, उसके अलावा टेटनस का भी। आपने नाम सुना है डीपीटी, डीपीटी क्या होता है, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टेटनस नहीं, डीपीटी इज अ वैक्सीन फॉर, बताओ बोलो। इन बीमारियों को बहुत हद तक कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट, अप टू लार्ज एक्सटेंट, ये लिख लेना, बाय यूज ऑफ वैक्सीन। अब कहाँ पोलियो का वैक्सीन देखने को मिलता है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर इधर उधर दिख जाता था, अब रेयरली कोई दिखता है पोलियो। डीपीटी इज वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस, पर्ट्यूसिस, डोंट कंफ्यूज, ठीक है ना। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस इज अ whooping cough, पर्ट्यूसिस इज द अदर नेम ऑफ एंड टेटनस। whooping cough का दूसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस, कुकुर खांसी। हिंदी में whooping cough को क्या कहते हैं, कुकुर खांसी। तो पोलियो, न्यूमोनिया और डिप्थीरिया और टेटनस, इन चारों बीमारियों को हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं बाय यूज ऑफ वैक्सीन। तो ये बात भी लिखा है, लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैज बीन कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। अब देखो आप लोगों को मैं एक अभी रिसेंट हिंदू न्यूज़पेपर में करीब 20-25 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा हुआ था अभी तक पूरे दुनिया में जब से पोलियो का वैक्सीन पिलाया गया, पोलियो के वैक्सीन की वजह से 21 लोगों को पोलियो हो चुका है। अरबों लोगों को पिलाया गया होगा, कम से कम 4-5 अरब लोगों को पिलाया गया होगा क्या, पोलियो का वैक्सीन, जिसमें से 21 लोगों को, मतलब वैक्सीन से बीमारी भी हो सकती है। वैक्सीन में होता क्या है, पैथोजन ही तो होता है ना मोस्टली। अब वो पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में या किल फॉर्म में होता है, कभी कभी वो आपके बॉडी में जाके एक्टिवेट हो गया तो बीमारी कर सकता है। तो इसीलिए वैक्सीन को सेफ बनाना बहुत जरूरी है, और सेफर वैक्सीन जो है ना हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बना सकते हैं। किसके जरिए बना सकते हैं, तो आगे में वही बात लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। तो आपसे कहा जाए कि सेफेस्ट वैक्सीन कैन बी मेड थ्रू, मोर सेफ वैक्सीन कैन बी मेड थ्रू, मोर सेफ वैक्सीन, और बनाया भी गया है, कैन बी मेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी।
कैसे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये बात याद रखना है। मोर से वैक्सीन कैन बी मेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, तो यही बात लिखा है। अब देखो इसमें एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर इनेबल अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक से क्या होता है, देखो आपसे मैं कहूँ वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स, देखो एक होता है टर्म एंटी माइक्रोबियल और एक टर्म होता है एंटीबायोटिक। क्या दोनों एक चीज है या अलग अलग है? चूंकि पहले था आपके बुक में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर था ना, उसमें एंटी माइक्रोबियल भी था और एंटी बायोटिक भी था। तो आपको एंटी माइक्रोबियल का एक, एंटी माइक्रोबियल में कई सारी चीजें आती हैं, उसमें एक कौन सा है, एंटी बायोटिक। तो ये इसका एक फॉर्म है, एंटी फंगल, एंटी हेलमिंथिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, वो ड्रग जो कि किसी माइक्रोब से लिया गया हो या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया गया हो और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे, उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो वैक्सीन, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, ये तीनों, इससे जैसे कि एंटी फंगल, एंटीबायोटिक से आप एंटी फंगल ड्रग फंगाई को थोड़ी खत्म कर सकते हो, एंटीबायोटिक से आप किसको, बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हो। किसको खत्म कर सकते हो, बैक्टीरिया को। वायरस को थोड़े एंटीबायोटिक से खत्म होगा, उसके लिए आपको एंटीवायरल ड्रग चाहिए, एंड एंटीवायरल ड्रग इज नॉट अ एंटीबायोटिक। तो आपके बुक में क्या लिखता है कि एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग, समझ रहे हो बात को, खाली एंटीबायोटिक नहीं, और भी बहुत सारे दूसरे, एंटी हेलमिंथिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल। पढ़ो एनसीईआरटी को तो डूब के उसमें पढ़ो, सीधे मत पढ़ो। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग, वेरियस अदर ड्रग के नीचे आप लिख लो यहां पे क्या, एंटी हेलमिंथिक। इसलिए ये लाइन याद रखने में आसानी रहेगा, एंटी फंगल, एंटी वायरल एक्सेट्रा। तो क्या लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस हैज enabled effectively to treat infectious diseases, infectious diseases. Discovery of antibiotic and various has also enabled us to effectively treat infectious diseases. कौन सी diseases, infectious। discovery of antibiotics and various has also enabled us to effectively treat infectious diseases। कौन सी diseases, infectious diseases। तो आपको ये लाइन ध्यान में रखना चाहिए। आपसे कहा जाए इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन देखो ये लिखो और क्वेश्चन देखना कैसे तुम लोग गलती कर सकते हो। डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय वैक्सीन, ओनली एंटीबायोटिक्स, other diseases, other drugs। 4 में both 2 and 3 क्या होगा आंसर, बोलो। डॉट से वैक्सीन, वैक्सीन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन बीमारी को होने से रोकता है, ये बीमारी होने से पहले ही लिया जाता है। वैक्सीन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट क्या होता है बातें करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, आप खाली ओनली एंटीबायोटिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यू हैव टू एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, समझ गए ना, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, और अदर ड्रग्स में ये सारी चीजें, समझ गए बात को। तो ये छोटी छोटी चीज होती है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सीधे पढ़ते हैं, सीधे रीडिंग नहीं करना है, बल्कि आपको बहुत ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या, इम्यूनिटी। कैसे कल इम्यूनिटी अभी शुरू करेंगे यार, चलो कल बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, हाँ अभी बहुत टाइम है नमाज में, लिख क्या लिखना है क्या, लिखो। तो नमाज में बहुत टाइम है, 12:50 तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप नीट का अगर तो ये देखे होगे तो उसमें अलग से लिख दिया है डेंगू और चिकनगुनिया, लिखा है कि नहीं, एक दो लाइन बताओ तुम लोग, व्हाट यू नो अबाउट डेंगू एंड चिकनगुनिया। हाँ
दोनों वायरल डिजीज है, दोनों वायरल डिजीज है। डेंगू आरएनए वायरस से कि डीएनए वायरस से? लिखवा चुके हैं। 4 डिजीज डीएनए वायरस से होता है। कौन कौन से 4 डिजीज डीएनए वायरस से होता है? नाम बताओ। कॉमन कोल्ड? कौन कौन से डीएनए वायरस से होता है? बताओ, नाम बताओ। लिखवा चुके हैं। कौन कौन से? देखो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी और तो 3 ही तो हुआ। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी और चौथा हर्पीज सिंप्लेक्स। हर्पीज सिंप्लेक्स, वेरी। 4 बीमारी। देखो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक ही सब्जेक्ट है जो आपको आगे कंटिन्यू करना है, एंड दिस इज दैट सब्जेक्ट। बाकी सारे सब्जेक्ट इसके बाद द एंड हो जाएगा। आपको जेनेटिक्स का इस्तेमाल होगा, वो भी जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी का इस्तेमाल होगा, सेल बायोलॉजी का पूरी जिंदगी इस्तेमाल होगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का पूरे जिंदगी इस्तेमाल होगा। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स करने को है, लेकिन दैट इज कॉमन फॉर बोथ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो वो टॉपिक आपका, ये 3 टॉपिक बॉटनी का प्लस जूलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं वो सब, यही टॉपिक आपको पूरे लाइफ पढ़ना है। तो कुछ ये चीज़ अगर आप पूरे लाइफ के लिए भी याद रखो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ो, आज पढ़ो, कल निगल दो, परसों भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में आपका सिर्फ रेडियोलॉजी में मॉडर्न फिजिक्स का इस्तेमाल होगा। मॉडर्न फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? रेडियोलॉजी में बहुत अच्छा से इस्तेमाल होता है। वहाँ पे पूरी रेडियोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी फाइनल ईयर में, जब आप रेडियोलॉजी पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा इस्तेमाल होता है रेडियोलॉजी में। बाकी फिजिक्स का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आपके इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल आपके बायोकेमिस्ट्री में होगा। तो भाई कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे लाइफ पढ़ना है, इसी का एक्सटेंशन है। अभी आप उसका बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हो, इसी का बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म आगे पढ़ना। तो आपको 4 बीमारी नहीं आ सकता है कि जो डीएनए वायरस से होता है, उसको भी नहीं कोई बोल पा रहे हैं। कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड हर्पीज सिंप्लेक्स, 4। बाकी तो ये बताओ, डीएनए और चिकनगुनिया किससे होगा? तो लिखो, हेडिंग दे दो, डीएनए एंड चिकनगुनिया, फिर भी मिलती लिखना। डीएनए एंड चिकनगुनिया लिखो एक साथ, दोनों को एक ही साथ लिखो। डीएनए एंड चिकनगुनिया कॉज ड्यू टू आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों किससे होता है? दोनों के लिए वेक्टर कौन सा है? एडीज या कुछ और? कॉमन वेक्टर होता है एडीज। एडीज इजिप्टाई, पूरा नाम अगर याद करना चाहे तो पूरा याद कर लिए, नहीं तो खाली एडीज इजिप्टाई। और फीमेल या मेल? फीमेल। और इसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। कौन सा मॉस्किटो? क्यों? क्योंकि टाइगर जैसे इस पे स्ट्रिप्स होता है इसके बॉडी पे। अब देखो, इन दोनों बीमारियों में क्या होता है? ज्वाइंट पेन दोनों में होता है। दोनों में क्या होता है? डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। दोनों में ज्वाइंट पेन, लेकिन एक में ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है और एक में थोड़ा कम होता है। जैसे चिकनगुनिया में ज्वाइंट पेन कम ज्यादा होता है, डेंगू में कम होता है। चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स काउंट कम ज्यादा नहीं कम होता है, डेंगू में ज्यादा कम होता है। दोनों में इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब अंदर ही अंदर ब्लड वेसल रप्चर करके ब्लीडिंग करेगा। अब किस में ज्यादा होगा इंटरनल ब्लीडिंग? डेंगू में, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट ज्यादा कम होगा उसमें ज्यादा होगा। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। और डेंगू के लिए भी हमारे पास क्या है? वैक्सीन है। चिकनगुनिया के लिए भी हमारे पास वैक्सीन है। वैक्सीन अवेलेबल फॉर बोथ। लेकिन ये वैक्सीन बहुत दिन तक काम नहीं करता, हर 3-6 महीना पे लेना पड़ता है फॉर बोथ। और दोनों आरएनए वायरस से होता है। ये बस इतना बात आप याद रखो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको याद रखने का। आपसे पूछा जाए कि मोर ज्वाइंट पेन किस में होगा? चिकनगुनिया में मोर ज्वाइंट पेन। मोर डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, मोर डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट तो किस में होगा? बोलो, डेंगू। तो ये बात आपको भूलना नहीं है। मोर डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट किस में होगा? डेंगू में। और मोर ज्वाइंट पेन किस में होगा? चिकनगुनिया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इतना बात याद रखिए, जरूरत से जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेक्टर दोनों का कॉमन है, एडीज इजिप्टाई और फीमेल। इतना बात याद रखना है, इसी तरह कुछ जरूरत नहीं है आपको जानने की।
अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो देखो इम्यूनिटी में मैं सिर्फ एक टेबल आप लोगों को लिख रहा हूं। इनेट, इनेट, कॉन्जेनाइटल, नॉन एडाप्टिव, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड, एडाप्टिव, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें लिखेंगे एक्टिव, पैसिव। एक्टिव को लिखेंगे मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, पैसिव। इस एक्टिव इम्यूनिटी में फर्दर लिखेंगे सेल मेडिएटेड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल। ये भी होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो देखो आपने क्या देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। और ये एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो तरह का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी भी फर्दर दो तरह का होता है। कौन कौन सा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी का मैकेनिज्म जो है वो क्या है, तो आइदर ह्यूमोरल और आइदर सेल मेडिएटेड। तो आपसे पूछा जाए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी आता है या इनेट इम्यूनिटी के अंदर, क्या सारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड हैं? नहीं, सारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड नहीं है। बच्चे ये गलती कर देते हैं। अगर कहीं ये रहे कि ऑल एडाप्टिव, ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कहीं ये सेंटेंस रहे कि ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कौन सा, ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड, तो आज से पहले आप लोग कितना लोग इसको सही मानते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। एक भी नहीं। और अभी की बात मत करो, ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, तो आज से पहले कितना लोग इसको सही मानते हैं? ईमानदारी से बताइए। सिर्फ एक, बाकी सब लोगों को मालूम था ये बात, बाकी सब लोगों को मालूम था। तो क्यों नहीं हाथ उठाइए भाई। देखिए आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ो तो आपको ये मिल जाएगा जो हमने ये लिखा है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में है नहीं। ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज नॉट ए मेमोरी बेस्ड, ओनली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी। तो ऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड, इट इज अ कंप्लीटली फॉल्स, इट इज अ कंप्लीटली फॉल्स। आपको अगर रहे कि ऑल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी is memory based and found in all vertebrates, तो ये सही है कि गलत है? बोलो, सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है?
कुछ याद आ रहा है? गलत है। पूछे क्यों? ये भी फॉल्स है। पूछे क्यों? गलतियां करके इंसान ज्यादा सीखता है, इसलिए मैं फॉल्स स्टेटमेंट ज्यादा लिखता हूं इन कंपेयर टू ट्रू स्टेटमेंट। समझ ना? ऑल वर्टिब्रेट की जगह हायर वर्टिब्रेट। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी में आप गलती करके जितना सीखोगे उतना सीधे नहीं सीखोगे, इसलिए मैं फॉल्स स्टेटमेंट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हायर वर्टिब्रेट्स एनसीईआरटी में खोल के देख लो, लिखा हुआ है हायर वर्टिब्रेट्स। तो अगर हायर वर्टिब्रेट है तब सही होगा। इसका सही वर्जन क्या होगा? मॉडिफाइड वर्जन, ऑल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड एंड फाउंड इन, बोलो, हायर वर्टिब्रेट्स। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ये 100% ट्रू है। हायर वर्टिब्रेट्स, तो ये 100% ट्रू है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपसे पूछा जाए एडाप्टिव एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्या ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहता है? आपसे एक लाइन है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सीन इन न्यूली बॉर्न बेबी तो ये सही है कि गलत है? अब ये नहीं कि हम फॉल्स लिखते तो हर बार फॉल्स ही लिखेंगे। इट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो ह्यूमन साइकोलॉजी की जब आपके दिमाग में कोई चीज़ फिट कर दिया जाए तो आप हर बार उसको एक ही आंसर दोगे, ये नहीं। इट इज अ ट्रू, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये है ट्रू। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सीन इन न्यूली बॉर्न बेबी, कहाँ से? तो माँ के प्लासेंटा से बच्चे में चला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जब बच्चा दूध पीता है उसके जरिए। तो ये ट्रू है, सीन इन न्यूली बॉर्न बेबी अल्सो। आप अल्सो लगा लो तो और अच्छा है, लेकिन ये सीधे न्यूली बॉर्न हो तब भी अल्सो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। आप अल्सो लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैंने आपके लिए लगा दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, इम्यूनिटी क्या होता है वो बाद की बात है। पहले हमने देखा इम्यूनिटी में दो तरह का है, एक्वायर्ड और दूसरा इन्नेट। इन्नेट या कॉन्जेनाइटल। देखो, ऐसी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? और इम्यून सिस्टम में क्या, कौन से ऑर्गेन्स आते हैं? इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व विच स्ट्रक्चर्स? आपसे मैं लिखूं इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम। कौन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी? तो इम्यून सिस्टम। और ये जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है? तो इम्यून सिस्टम में आता है टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स। और क्या आता है? सेल्स। और क्या आता है? बोलो, लिम्फॉइड ऑर्गेन्स। वो तो उसी में आ जाएगा। केमिकल्स, क्या आएगा? केमिकल। अब टिश्यू एंड ऑर्गेन में कौन कौन से टिश्यूज? तो स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फॉइड ऑर्गेन, लिम्फॉइड ऑर्गेन्स एक्सेट्रा। ये सब तो हो गया आपका टिश्यू एंड ऑर्गेन में। सेल्स में कौन सा आएगा बोलो? तो सारे WBC, सारे WBC। केमिकल्स में एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, सॉरी, एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस, साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके इम्यून सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो आप कहेंगे टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स।
टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फाइड ऑर्गन्स एक्सेट्रा। सेल्स में कौन सा? WBC। केमिकल्स में कौन सा? एंटीबायोटिक, साइटोकाइन। उसके अलावा वेरियस फिजियोलॉजिकल सेक्रेशन। अब वो क्या चीज है? जैसे कि स्वेट, सलाइवा, HCl, वेजाइनल सेक्रेशन, यस, टीयर्स एक्सेट्रा। तो आपसे कहा जाए कि इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय किससे? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है? तो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कौन से? तो स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फाइड ऑर्गन्स। सेल्स में कौन से? तो सारे WBC। केमिकल्स में कौन से? एंटीबायोटिक बॉडीज एंड साइटोकाइन एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल सेक्रेशंस, जैसे कि स्वेट, सलाइवा, HCl, वेजाइनल सेक्रेशन, टीयर्स एक्सेट्रा। देखो अब आप NCERT का बुक खोलोगे, यहां पे क्या लिखता है सुनो। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कहोगे सर आपने तो जो लिखा है वो इससे अलग है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। और हमने यहाँ पे आपको ये सब लिखा है। तो क्या सेम चीज है या अलग है? सेम कैसे है भाई? यहाँ पे लिम्फाइड ऑर्गन वहाँ पे है, टिश्यूज है, ठीक है, सेल्स है, W ये है, लेकिन वहाँ पे ये सब कहाँ है? फिजियोलॉजिकल सेक्रेशंस कुछ है? नहीं है ना। सुनो, एक्चुअल में यहाँ पे आपके बुक में जो ये लिखा है ये मेनली फोकस किया है कौन से इम्यूनिटी की बात किया है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। ह्यूमन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये बात यहाँ पे लिखा नहीं है। ये बेसिकली ह्यूमन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की बात किया है, नॉन स्पेसिफिक नहीं। और इसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों इम्यून सिस्टम की बात है। तो आपसे अगर रहे इम्यून सिस्टम, तो आपको अगर ये वाला है सारी चीजें, तो यू शुड गो फॉर दिस। लेकिन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, इम्यून सिस्टम और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में क्या क्या बोलो? तो आपको इसमें लिखना है लिम्फाइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड केमिकल्स लाइक एंटीबॉडीज। बस छोड़ रहा हूं एंटीबॉडीज। देखो ये लिम्फाइड ऑर्गन में PLO एंड, जल्दी से लिख लो, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड, और इसमें B एंड T लिम्फोसाइट, B एंड T लिम्फोसाइट्स। और टिश्यूज में आप लिखोगे माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइटिस। अगर सीधे इम्यून सिस्टम रहे ना, तो यू शुड गो फॉर ऑल ऑफ दिस। कौन कौन से? तो वेरियस फिजियोलॉजिकल सेक्रेशन, उसके अलावा टिश्यूज एंड ऑर्गन में स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फाइड ऑर्गन। सेल्स में सारे WBC, और केमिकल्स में एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइन्स। समझ गए बात को? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान, आपको देखो NCERT का डायरेक्ट लाइन भी पूछा जा सकता है ये, और ये लाइन रहे तो आपको ये लाइन ध्यान में होना चाहिए। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्यूबल। लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक LTCS आप याद रख लो चाहो तो। लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में सॉल्यूबल रहता है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। एंटीजन इज soluble or insoluble, तो may be soluble, may be insoluble, but antibody is always soluble, antibody is always